अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात। आइए सुनते हैं उर्दू तारीख़ी नावल बहर अस्वद के उस पार किस्त नंबर 9। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। शिराज शशदर रह गया कि आखिर इन्हें किसका डर है। शिराज ने देखा कि उनका अंदाज जारहाना था, यूँ लगता था जैसे उन्होंने घात लगा रखी हो। अकबी पहाड़ी से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ अभी बंद नहीं हुई थी, बल्कि ये आवाज़ें नज़दीक से नज़दीक तर आती जा रही थी। दोनों पहाड़ियों के दरमियान फासला 200 कदम से ज़्यादा नहीं था। शिराज मगरबी और मशरकी पहाड़ी के दरमियान वादीनुमा दर्रे में मौजूद था। वहाँ एक तरह से किसी हद तक खाई की उतराई में मौजूद था, जबकि दोनों तरफ के लोग बुलंदियों पर थे। अभी वो हालात का मुकम्मल जायजा ही ले रहा था कि सामने वाली पहाड़ी से भी बंदूक चलने की आवाज़ आई। बंदूक चलने से ऐसा कान पाड़ धमाका वादी के दर्रे में गूंजा के शिराज का कलेजा कांप कर रह गया। शिराज दंग रह गया। आखिर सामने वाले लोग क्यों धमाके करने लगे थे? क्या वो भी शिराज की तलाश में थे? उसका दिल लर्ज कर रह गया। कुछ ही देर में सामने वाली पहाड़ी पर मौजूद लोगों की एक और हरकत देखकर शिराज की हैरत सातवें आसमान तक जा पहुंची। उसने देखा कि सामने वाली पहाड़ी पर मौजूद लोगों ने अपनी कमानें तान कर तीर बरसाना शुरू कर दिए थे और उनके तीरों का रुख उस पहाड़ी की जानिब था जिससे शिराज अभी अभी थोड़ा सा उतर कर नीचे की तरफ आया था। इसका मतलब तो यह था कि सामने की पहाड़ी पर मौजूद लोग सरदार डुगासा के लोगों पर तीर बरसा रहे थे। थोड़े थोड़े वक्फे से वो बंदूक भी चलाते, जिसका कान फाड़ धमाका पूरी वादी में बाज गश्त पैदा करता हुआ देर तक सुनाई देता रहता। अब इंतहाई जोरदार धमाके और तीरंदाजी दोनों तरफ से हो रही थी। फजा में दोनों तरफ से धुएं की लकीरें फूटती दिखाई दे रही थी। यूँ लगता था जैसे दो फौजें आपस में लड़ रही हों। शिराज ने सामने वाली पहाड़ी पर मौजूद अफराद की तीरंदाजी से ये नतीजा अख्ज़ किया कि ये दोनों गिरोह आपस में लड़ रहे हैं। उसे कदरे इत्मीनान हुआ। उसके दिल में हल्की सी उम्मीद की किरण रोशन हुई। उसने सोचा उसके दुश्मनों के भी दुश्मन मौजूद हैं। शिराज के दिल ने कहा कि अगर वो सामने वाली पहाड़ी के लोगों के पास पनाह ले ले तो शायद सरदार डुगासा के हमले से बच सकता है। उसने उन लोगों के यहाँ पनाह लेने के बारे में गौर करना शुरू कर दिया। उसने सुन रखा था कि पहाड़ी कबाइल जब एक मरतबा किसी को अपनी पनाह में ले लेते हैं तो फिर उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचने देते। उसने ये भी सुन रखा था कि ये लोग किसी को पनाह देने के मामले में बड़े फराख दिल होते हैं। अभी उसे इस बात का भी तो यकीन नहीं था कि जो कुछ वो सोच रहा है वही सच है। शिराज ने दिल में सोचा कि उसे अगर कुछ करना है तो करना ही होगा। उसने यही फैसला किया कि वो सामने वाले कबीले से पनाह तलब करेगा। वो इस इलाके से बिल्कुल नावाकिफ था। अब वो इस नुक्ते पर गौर करने लगा कि सामने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो किस तरह करे। यह भी हो सकता है कि उसे अपने दुश्मन समझकर निशाना बना लेते। उसने देहाती वाली पगड़ी फौरन उतार दी, लेकिन पत्थर या चट्टान से निकलने की हिम्मत उसमें ना थी। तीरंदाजी होती रही। सामने वाली पहाड़ी पर और भी लोग आ चुके थे और दोनों तरफ से खासी जोरदार लड़ाई जारी थी। अभी तक किसी के जख्मी या मरने वाले की चीख उसने ना सुनी थी। अचानक उसकी अकबी पहाड़ी से होने वाली तीरंदाजी और धमाकों की आवाज़ बंद हो गई, लेकिन सामने से मुसलसल आतिशबाजी जारी थी। चंद लम्हे बाद शिराज के सामने वाली पहाड़ी से भी तीरंदाजी और धमाके मादूम हो गए और फिर उसी पहाड़ी से जो शिराज के अक़ब में थी एक जोरदार आवाज़ गूंजी, जिसकी बाज गश्त फजा में देर तक सुनाई देती रही। किसी ने किसी को पुकारा था, सिकंदर पाशा। सिकंदर पाशा के नाम की गूंज पूरी वादी में दूर दूर तक फैल गई, लेकिन यह नाम शिराज के लिए बहुत सही साबित हुआ। मारे खुशी के शिराज के हलक से एक हिचकी जैसी आवाज़ बुलंद हुई और उसके चेहरे पर कोसे कज़ा के सातों रंग बिखर गए। सिकंदर पाशा का नाम सुनते उसे यकीन हो गया कि सामने वाली पहाड़ी पर मुसलमान कबीले के लोग मौजूद हैं। शिराज सचमुच उनके यहाँ अपना ले सकता था। ये तो उसे पहले ही मालूम था कि कोहे बल्कान की वादियों में ईसाइयों और मुसलमानों के सैकड़ों आज़ाद कबाइल आबाद हैं, लेकिन उसे ऐसी तवक्को ना थी कि इतनी जल्द वो किसी मुसलमान कबीले को देख लेगा। लगता तो दोनों कबाइल के माबीन शदीद दुश्मनी थी, क्योंकि दोनों कबाइल के नौजवान एक दूसरे पर खूब तीरंदाजी और गोलाबारी कर चुके थे। गोलाबारी और तीरंदाजी बंद हुई तो शायद ईसाई कबीला के लोगों ने मुखालिफ कबीला को पुकारने में पहल की थी। सिकंदर पाशा का नाम ईसाइयों की पहाड़ियों से ही लिया गया था। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ अभी तक आ रही थी और शिराज अभी तक अपने आप को खतरे की जद से बाहर तस्वुर नहीं कर रहा था। अब दोनों कबाइल के लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। शिराज ने अपनी पूरी तवज्जो इस तरह मबजूल कर दी। अकबी पहाड़ी से कोई शख्स सामने वालों को कुछ बता रहा था। शायद वो शिराज के बारे में कुछ कह रहा था, क्योंकि शिराज ने उसकी बात में लाइसम का लफ्ज़ सुना। कुछ देर बाद शिराज को बोलने वाले की बात साफ सुनाई देने लगी, क्योंकि दफतन उससे पहले ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कहना शुरू किया, सिकंदर पाशा, हमारी बात गौर से सुनो। हमारा एक खतरनाक दुश्मन हमारी कैद से फरार हो गया है। वो तुम्हारे इलाके की तरफ ही आएगा, क्योंकि मगरिब की तरफ उसके लिए कोई पनागा नहीं। हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारा दुश्मन हमें लुटाने का वादा करो। शिराज का दिल धक धक करने लगा। एक पहाड़ी कबीले का वादा पत्थर पर लकीर होता था। अगर सिकंदर पाशा ने दुश्मन लुटाने का वादा कर लिया तो शिराज के लिए उस कबीले में भी पनाह की कोई जगह न रहेगी। इसी असना में शायद सिकंदर पाशा की आवाज़ गूंजी। वो कह रहा था,
बतरू, तुम सरदार डुगासा के बेटे हो और मैं सरदार खालिस पाशा का बेटा हूँ। ये जानते हुए भी कि हमारे और तुम्हारे कबीला के माबिन मुआहदा हो चुका है कि हम में से कोई फरीक बारूदी असला का धमाका नहीं करेगा, तुमने मुआहदा की खिलाफ वर्जी क्यों की? अब हमारा और तुम्हारा मुआहदा फस्ख हो चुका है और ये जान लो कि हम तुम्हारा दुश्मन तुम्हें वापस नहीं करेंगे बल्कि उसे पनाह देंगे, क्योंकि मुआहदा की खिलाफ वर्जी में पहल तुमने की है। शिराज को सिकंदर पाशा की आवाज़ सुनाई दी और उसका दिल खुशी से झूमने लगा। वो बड़े जज्बाती लहजे में अपने परवरदिगार से दुआ करने लगा कि सिकंदर पाशा अपनी बात पर कायम रहे। इसे फिर सरदार डुगासा के बेटे बतरू की आवाज़ सुनाई दी। सिकंदर पाशा, हम उन धमाकों के लिए माफ़ी चाहते हैं और हरजाना अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे दुश्मन को पनाह देने की बात मत करो। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम जानते हो कि क्या होगा। दोनों कबीलों के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। मैं कहता हूँ हमारा दुश्मन सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा भी दुश्मन है। वो तुम्हारे खलीफा का मुजरिम है। उसने मकदूनिया में एक यूनानी सरदार लॉरेंस डिग्री के बेटे को कत्ल किया है। तुम उसे पनाह देकर अपने सुल्तान का अताब मोल ले लोगे। बतरू के इतना कहने की देर थी कि शिराज के बदन में हर रोंगटा खड़ा हो गया। वो ये क्या सुन रहा था? लॉरेंस डिग्री के बेटे का कत्ल? ओ मेरे खुदा! उसके मुंह से बेख्तियार निकला, क्योंकि वो जानता था कि लॉरेंस डिग्री का बेटा जॉनसन है। तो क्या जॉनसन कत्ल हो चुका है? ये कैसे हो सकता है? शिराज की हालत गैर होने लगी थी। उसे भी महसूस हुआ जैसे वो किसी बहुत ही गहरी साजिश का शिकार हो चुका है और बतरू सच कह रहा था। अगर लॉरेंस डिग्री जैसे सरदार के बेटे के कत्ल का इल्ज़ाम उस पर आयद था तो फिर सल्तनत उस्मानिया में उसके लिए कहीं भी जाए पना नहीं थी, क्योंकि शिराज लॉरेंस डिग्री की पहुंच और ताल्लुकात के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था। शिराज की नब्ज़ें उसके काबू से बाहर होने लगी। इसी असना में उसे फिर सिकंदर पाशा की आवाज़ सुनाई दी। दोनों तरफ के सरदार गला फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे, क्योंकि दोनों पहाड़ों के दरमियान यही खाई हायल थी। बेशक उनकी आवाज़ पूरी वादी में गूंज रही थी, लेकिन फिर भी इन्हें बावाज़ बुलंद बोलना पड़ रहा था। सिकंदर पाशा ने फिर कहा, क्या कहा तुमने? हमारे खलीफा का मुजरिम और तुम्हारे पास ये कैसी ऊट पटांग बात है? क्या मकदूनिया इस्तांबुल में खलीफा के कैदी को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी? सिकंदर पाशा की बात माकूल थी। सरदार डुगासा का बेटा एकदम खामोश हो गया। फिर दोनों तरफ खामोशी छा गई, मुकम्मल सुकूत। सामने वाले लोगों को तो शिराज देख रहा था, अलबत्ता अकबी तरफ उसकी नजरें नहीं जा सकती थी। बजाय तो यूँ लगता था जैसे सरदार डुगासा के लोग जा चुके हैं। शिराज इसी तरह पड़ा रहा। जब काफी वक्त गुजर गया तो शिराज को यकीन होने लगा कि अकबी पहाड़ी पर मौजूद सरदार डुगासा के लोग जा चुके हैं। जाने क्या बात थी, यह खामोशी और सुकूत उसे खौफजदा कर रहा था। उसकी छठी हिस्स बुरी तरह फड़क रही थी। अभी तक सामने के अफराद मोर्चा बंद थे, लेकिन अब वहाँ सिर्फ वही 3 अशखास बाकी रह गए थे जो पहले पहल नजर आए थे। उसे ये गैर फितरी खामोशी बहुत ज्यादा खटक रही थी। वो घबराने लगा। उसे यूँ लगा जैसे कुछ होने वाला है, लेकिन उसे मालूम नहीं हो रहा था कि क्या होने वाला है। वो चौकन्ना होकर चारों तरफ तकने लगा। खबरदार, हाथ ऊपर उठा लो। ऐन उसके सर पर गोया धमाका हुआ। वो संभल भी न सका और किसी ने बंदूक की नाल उसकी गर्दन से लगा दी। शिराज के बदन में सर से पांव तक कपकपी की लहर दौड़ गई। उसकी रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। उस पर बंदूक तानने वाला किस तरफ से आया था, शिराज को आखिर वक्त तक पता न चल सका। अब शिराज की हालत इस कदर खराब थी कि एक लम्हे के लिए उसे अपने बदन का लहू मुंजमिद होता हुआ महसूस हुआ। दरअसल उसके सर पर पहाड़ी चट्टान का छज्जा था और वो मुतमईन था कि यह छज्जा उसे अच्छी तरह छुपाए हुए है, लेकिन वही छज्जा उसके दुश्मन के लिए फायदेमंद साबित हुआ और शिराज का दुश्मन उस छज्जे की ओट में होकर खामोशी से उतर आया। वो आवाज़ पैदा किए बगैर शिराज की पीठ पर आ पहुंचा था। छज्जे पर पहुंचकर उसने अचानक नीचे छलांग लगाई। हल्का सा धमाका हुआ। शिराज संभल भी न सका और उसने बंदूक की नाल उसकी गर्दन से लगा दी। शमशीर फेंक दो, इसने तहकमाना लहजे में कहा। शिराज हैरान था कि उन लोगों को उसकी इस जगह का पता कैसे चला। बहरहाल शिराज ने एक तवील सांस लेते हुए शमशीर फेंक दी। बंदूक बरदार ने आगे बढ़कर शिराज की शमशीर उठा ली। वो फिर उसे अपने आगे आगे चलने के लिए कहा। यह खूबसूरत नौजवान था, सुर्खु सफेद चेहरे और बड़ी बड़ी आंखों वाला। शिराज उसके आगे आगे चलता रहा और वो पीछे पीछे चलता हुआ शिराज को अहकामात देता चला आया। दरअसल वो शिराज को रास्ता बताता हुआ आ रहा था, लेकिन जब शिराज ने उसे खाई में उतरते देखा तो हैरान रह गया। ये क्या? वो तो सामने वाली पहाड़ी की तरफ जा रहा था। तो क्या वो सरदार डुगासा का आदमी नहीं था? शिराज की धड़कनें तेज होने लगी। इसी असना में शिराज के पीछे से आते हुए नौजवान ने उसे मुखातिब किया। घबराओ मत, अब तुम दोस्तों में हो। पीछे से जो ही शिराज को उसकी आवाज़ सुनाई दी, शिराज सटक कर रुक गया। उसे उसकी बात पर यकीन न आया। उसने हैरत से इसकी जानिब देखा तो मुस्कुरा रहा था। मैं सच कहता हूँ, मैं खालिस पाशा का बेटा हूँ और तुम्हें अपने सरदार बाप की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। खालिस पाशा का नाम सुनते ही सूरत हाल उस पर वाज़ेह हो गई। उसका अंदाज़ा गलत था। ये लोग उसके दुश्मन ना थे। उसके चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई और उसने एहसान मंदी के जज्बात से मगलूब होकर उसे देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? शिराज ने पहली मरतबा जुबान खोली। उसे अपनी आवाज़ अंधे कुएं में से आती हुई महसूस हुई। मेरा नाम सिकंदर पाशा है और मैं जामिया इस्लामिया इस्तांबुल का तालिब इल्म हूँ।
सिकंदर पाशा के जवाब में शिराज चौंक उठा। सिकंदर पाशा की खुश अखलाकी से इसे पहले ऐसा लगा था कि जैसे इस वीराने में उससे भी अपना मिल गया हो। तालीम का जेवर वाकई इंसान को इंसान के करीब लाता है। सिकंदर पाशा उम्र में शिराज से 2-4 साल ही ज़्यादा था, लेकिन शिराज के लिए उसकी तमीज़दारी और खुश अखलाकी काबिल रश्क थी। आपको देखकर मुझे लगता है कि अब मैं महफूज हूँ, वरना मैं तो ज़िंदगी से मायूस हो चुका था। क्यों मायूस क्यों हो रहे थे आप? मौत तो ज़िंदगी का जेवर है। मौत से डरना मर्दानगी की अक्सर मुनाफी है। हैरत है, बतरो कह रहा था कि आपने किसी को कत्ल किया है, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आपने कभी किसी मार का आरा हुए ही नहीं। शिराज बुरी तरह खफीफ हो गया। वाकई उसने बहादुरी जैसी बात न की थी। उसे अपने उस्ताद पाथे उड़ीसा की बातें याद आने लगी, जो हमेशा कहा करता था कि मौत की हकीकत कुछ नहीं, मौत सिर्फ एक पर्दा है आने वाले ज़मानों मकान के सामने। हम मरते नहीं, हम सिर्फ अपना ज़माना बदलते हैं। पाथे उड़ीसा के साथ बाद ईसाई आलमों की बहसें हुआ करती थी, जो पाथे के मुखालिफ अकीदा रखते थे। वो ज़िंदगी के बारे में ये अल्फाज कहते थे कि ज़िंदगी की हकीकत कुछ नहीं, ज़िंदगी आर्जी चीज़ है। लेकिन पाथे हमेशा कहता था कि मौत इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मौत आर्जी चीज़ है। शिराज अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हुआ तो सिकंदर पाशा को अफसोस होने लगा। उसने अपने मेहमान को मलूल कर दिया। चुनांचे उसने फौरन अपना अंदाज बदलते हुए कहा, अगर ये बात है कि मुझे देखकर आपको इत्मीनान मिला है तो फिर गले से मिलकर खुशी का इजहार कीजिए ना, पता तो चले कि आप खुश हैं। इसने अपनी बंदूक एक पत्थर के साथ टकराते हुए कहा। शिराज की शमशीर सिकंदर की कमर के साथ लटक रही थी। उसने शिराज की शमशीर अपनी कमर से अलग की और शिराज के साथ बगलगीर हो गया। शिराज हिचकिचाते हुए इसके साथ गले मिला। शिराज को इस कदर दिली मुसरत हुई कि बेख्तियार उसकी आंखें छलक पड़ी। अरे तुम रो रहे हो, कैसे मर्द हो? खबरदार, मेरे बाबा रोते हुए मर्दों से बोलना भी पसंद नहीं करते। सिकंदर पाशा ने शिराज को प्यार से अलग करते हुए कहा। सिकंदर पाशा, ये खुशी के आंसू हैं। काफी दिन बाद अचानक खुशी मिली है तो आंखें उसे संभाल नहीं सकी। शिराज ने अपने आंसू पूछते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे सिकंदर पाशा ने शिराज को मुखातिब किया, आपने अपना नाम तो बताया नहीं। सिकंदर पाशा ने शिकवा भरे लहजे में कहा तो शिराज मुस्कुरा दिया। मेरा नाम शिराज है, अहमद शिराज, और मैं मकदूनिया के पार्थिनन लाइसेम में पढ़ता हूँ। उसने अपना मुकम्मल तारुफ कराते हुए कहा। उसका नाम सुनते ही सिकंदर चौंक उठा। एक लम्हे उसके चेहरे पर हैरत के आसार देखकर शिराज का दिल धड़का, लेकिन फिर सिकंदर मुस्कुराने लगा। अलबत्ता फौरी तौर पर सिकंदर के अंदाज़े तखातुब में एक तब्दीली वाक़ई हुई, जिसे शिराज ने उस वक्त महसूस किया। इस मरतबा उसने शिराज को आपकी बजाय तुम कहकर पुकारा था। अच्छा तो तुम शिराज हो, तुम्हारी खबर मकदूनिया में सुन चुका हूँ। खैर इस वक्त तो चलो, बाबा इंतजार कर रहे हैं। अब हम सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेंगे क्या? सिकंदर ने कंधे झुकाते हुए कहा तो शिराज का दिल धक से रह गया। तुम मेरे बारे में सुन चुके हो? क्या सुन चुके हो? शिराज ने हैरत से सिकंदर को घूरते हुए कहा। सिकंदर ने एक बार फिर चौंक कर उसकी जानिब देखा, फिर अपने बदन को ढीला छोड़ते हुए चलने का इशारा किया। शिराज इसके साथ साथ चलने लगा। इस दौरान उसने शिराज की शमशीर एक मरतबा फिर अपनी कमर के साथ लटका ली थी। सिकंदर की इसी हरकत ने शिराज को परेशान कर दिया, क्योंकि बगलगीर होने के बाद शिराज समझ रहा था कि सिकंदर उसे उसकी तलवार वापस कर देगा, और सिकंदर के अंदाज भी से यही लगता था। लेकिन शिराज का तारुफ सुनते ही सिकंदर ने न जाने क्यों अपना इरादा बदल लिया। शिराज ने कुछ देर तक अपने सवाल के जवाब का इंतजार किया, फिर कहने लगा, क्या बात है सिकंदर पाशा, तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि तुम्हारे जहन में कोई गलत फहमी है। थोड़ा सा सब्र कर लो, बाबा से मिल लो, खाना खा लो, फिर वहाँ आराम से बैठकर बातें करेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, तसल्ली रखो, तुम हमारे मेहमान हो। सिकंदर पाशा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कुराहट इसके चेहरे पर बहुत भली लगी थी। शिराज खामोशी से चलने लगा। अब उन्होंने सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया, उसी पहाड़ी पर जहाँ उसने 3 अफराद को सबसे पहले देखा था। उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन सिकंदर ऐसे इत्मीनान से चल रहा था जैसे हमवार जमीन पर चल रहा हो। पहाड़ी पर पहुंचकर शिराज ने इन्हीं 3 अफराद को खड़े देखा जो उसे पहले नजर आए थे। वो तीनों बारी बारी शिराज से बगलगीर हुए। ये हमारे लोग हैं शिराज पाशा। इस पहाड़ी पर जहाँ तुम खड़े हो यह हर वक्त पहरा होता है। सरदार डुगासा के कबीले से हमारी दुश्मनी 3 नस्लों से चली आ रही है, इसलिए मुहतात रहना पड़ता है। तुम एक पत्थर के अकब से निकलकर दूसरे मोर्चे में छुपते हुए हमारे एक आदमी ने देख लिया था, लेकिन हमारे आदमी ने अक्लमंदी से काम लिया। उसने इसी वक्त अंदाज़ा लगा लिया कि तुम सरदार डुगासा के मफरूर कैदी हो, इसलिए हम लोगों ने तुम्हें अपनी रवायती जंग के दौरान महफूज रखा। अब तुम समझ गए होगे कि मैं बिल्कुल सीधा तुम्हारे मोर्चे तक कैसे आ पहुंचा। इतना कहकर सिकंदर पाशा कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर उसने दोबारा कहा, सरदार डुगासा का बेटा बतरू कह रहा था कि उनका एक कैदी फरार हो गया है और वो इसके पीछे यहाँ तक आया है। बतरू मुझे ये बावर करना चाहता था कि हमारे इलाके तक बिला वजह नहीं आया, बल्कि अपनी मजबूरी की वजह से आया है। वो मुतालबा कर रहा था कि अगर उनका कैदी हमारे इलाके में आ जाए तो हम उसे पकड़कर बतरू के हवाले कर दें। सिकंदर पाशा ने मुस्कुराते बताया और शिराज का दिल धक धक करना शुरू कर दिया। तो फिर तुम लोगों ने क्या फैसला किया है? क्या तुम मुझे उसके हवाले कर दोगे?
شیراز نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، حالانکہ اسے اندازہ تھا کہ سکندر پاشا اس کے بابا قیدی کے مہمان کو کم از کم اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں کریں گے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس کے جرم سے متعلق بات ہو تاکہ وہ خود اپنے جرم کے بارے میں جان سکے، کیونکہ وہ بیچارہ تو ابھی تک یہ بھی نہ جانتا تھا کہ اس نے جرم کون سا کیا ہے۔ شیراز کا سوال سن کر سکندر نے کہا، دیکھتے ہیں بابا کیا فیصلہ کرتے ہیں، ابھی تو ہم سردار ڈوگاسا سے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا ہرجانہ طلب کریں گے۔ اچانک نہ جانے شیراز کے من میں کیا آیا کہ اس نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، سکندر پاشا، میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں بے قصور ہوں اور میرے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ غیر درست ہے، اس لیے اپنے ساتھ ہونے والی کوئی ناانصافی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ قبل ازیں مجھ سے غلطی ہو چکی ہے کہ میں نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی برداشت کی۔ تمہارے بابا جو بھی فیصلہ کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میں غلامی کی زندگی پر آزادی کی موت کو ترجیح دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے کسی سے لڑنا پڑے، لیکن حالات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں خود کو زندگی کی رزم گاہ میں شمشیر بکف کر دوں۔ نہ جانے شیراز میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی تھی کہ اس نے پہلی مرتبہ قدرے اکھڑے ہوئے لہجے میں بات کی۔ اب سے پہلے تک وہ بے حد خوفزدہ اور سہما ہوا دکھائی دیتا تھا، لیکن اب ایسا لگتا تھا گویا وہ اپنے حالات سے عاجز آ کر بالآخر جنگ پر آمادہ ہونے لگا ہے۔ گویا اس پر تنگ آمد بجنگ آمد کا محاورہ صادق آتا تھا۔ شیراز کے منہ سے یوں بے خوف جملے سن کر سکندر پاشا کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی گہری سوچ میں کھو گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس نے ایک عجیب انداز سے مسکراتے ہوئے کہا، شاباش، اب مرد کے بچے لگے ہو۔ بزدل لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا۔ اگر تمہاری جرأت یہی رہی تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جہاں تک ہماری طرف سے تمہیں دھوکے کا ڈر ہے تو ایسی کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ سردار ڈوگاسا جیسے کمینہ شخص کا دشمن یقیناً کوئی اچھا انسان ہی ہوگا۔ ہم سردار ڈوگاسا کا کردار اچھی طرح سے جانتے ہیں، تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی سکندر پاشا اور اس کے دو ساتھی اپنے قصبہ کی طرف چل دیے۔ سکندر پاشا کا باپ خالص پاشا اس علاقے کے مسلمان قبائل کا سردار تھا۔ گزشتہ 20 برس سے خالص پاشا اور سردار ڈوگاسا کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی دشمنی چل رہی تھی۔ 20 برس پہلے مقدونیہ میں ہونے والی بغاوت کے چند کرداروں میں سردار ڈوگاسا بھی شامل تھا۔ کارپوس اور اس کے بعض ساتھیوں کو تو سرعام موت کی سزا دی گئی تھی، لیکن ڈوگاسا بھاگ کر اپنے پہاڑی علاقہ میں روپوش ہو گیا تھا۔ بعد ازاں ڈوگاسا نے مقدونیہ کے بجائے براہ راست استنبول میں اپنا کاروبار منتقل کیا اور اس کی ریشہ دوانیاں استنبول تک پھیل گئی۔ شیراز سکندر پاشا کے ہمراہ جو ہی اس کے باپ سردار خالص پاشا کے سامنے پہنچا تو خالص پاشا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی شیراز کو ایسا لگا جیسے وہ کسی نیک طینت بزرگ کے پاس آ پہنچا ہے۔ خالص پاشا کے چہرے پر گہری سفید داڑھی بہت بھلی لگتی تھی۔ خالص پاشا نے شیراز سے ملنے اور اس سے پیار سے اپنے پہلو میں بٹھانے کے بعد دریافت کیا، بیٹا ہم تمہارے ساتھ زیادتی نہ ہونے دیں گے۔ میرے بیٹے سکندر نے مجھے بتایا کہ تم نے مقدونیہ میں کسی صحیح سردار کے بیٹے کو قتل کیا ہے اور اسی جرم میں سردار ڈوگاسا نے تمہیں قید کر رکھا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ تم بلا خوف و خطرہ میں اپنے اصل حالات سے آگاہ کرو، کیا تمہیں کوئی خطرہ نہیں؟ قتل؟ واخدا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ وہاں قید خانے کے پہرے دار نے بھی مجھ سے اسی قسم کا سوال کیا تھا۔ سکندر پاشا کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، میں تو حیران ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ شیراز نے انتہا حیرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ خالد پاشا نے اپنے تجربہ کار نظریں شیراز کے چہرے پر گاڑ دیں۔ غالباً وہ شیراز کے چہرے پر سچائی اور جھوٹ کا فرق تلاش کر رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، ہم سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، قاتل مردوں سے ہوتے ہی رہتے ہیں، تم سچ سچ بتاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک عیسائی نوجوان کے لیے ہم تمہیں سردار ڈوگاسا کے حوالے نہیں کریں گے۔ سردار خالص پاشا نے دوبارہ انتہائی نرمی کے ساتھ شیراز سے پوچھا، لیکن شیراز کا تو ایک ہی جواب تھا۔ اس نے کسی قدر جذباتی لہجے میں کہا، واللہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں تو خود پریشان ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تک صورتحال میری آنکھوں سے بالکل اوجھل ہے۔ اس کے برعکس چند روز قبل کسی درندے نے میری پھولوں جیسی پاکیزہ بہن کی آبرو کو اتنی بے دردی سے تار تار کیا کہ وہ جان سے جاتی رہی۔ میری بہن قتل کر دی گئی اور بجائے اس کے کہ مقدونیہ کی مسلمان حکومت مجھے میرے خاندان کو انصاف دلاتی، الٹا مجھ پر ہی الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے۔ جس رات میری بہن کی لاش میں کوڑے کے ڈھیر سے ملی، اسی رات فردوس بازار کے قریب کسی نے میرے سر پر پیچھے سے زوردار ضرب لگائی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو سردار ڈوگاسا کے قید خانے میں پایا۔ میں خود حیران ہوں کہ آخر مجھ پر قتل کا الزام کیوں عائد کیا جا رہا ہے۔ شیراز کے بعد سنتے ہی خالص پاشا کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ سب لوگ خاموشی سے خالص پاشا کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد خالص پاشا نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا، میرا تجربہ کہتا ہے کہ تم بے گناہ ہو، لیکن تمہارے ساتھ ایسا بھیانک کھیل کھیلا گیا ہے کہ تمہاری مقدونیہ واپسی کے لیے تمام دروازے بند ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات میں تم اپنے بارے میں خود ہی کوئی بہتر فیصلہ کر سکتے ہو۔ تم اگر اپنی زبانی اپنے حالات سے میں آگاہ کر دو تو ہو سکتا ہے ہم تمہاری مدد کے قابل ہو سکیں۔ خالص پاشا نے انتہائی متانت اور ہمدردی سے کہا۔ تب شیراز نے مغموم لہجے میں کہنا شروع کیا، ہاں میں آپ کو اپنے حالات بتاؤں گا
آپ میری مدد کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن میں آپ کو اپنی بے گناہی کا یقین ضرور دلاؤں گا۔ اب شیراز ان لوگوں کو اپنی آپ بیتی سنا رہا تھا، اور پہاڑی علاقے کے یونانی مسلمان شیراز کی کہانی سنتے ہی پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے۔ آہستہ آہستہ بزرگ خالص پاشا کی بھویں سکڑنے لگی۔ معزز سامعین حضرات، بحر اسود کے اس پار کی کہانیاں بھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔